Assalamu alaikum YouTube family. Today the topic of our video is how to write an answer in CSS PMS paper. और राइट का मैं आर खा चुकी हूँ थंबनेल में, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगी जब मैं वीडियो का थंबनेल लगाऊंगी। तो आज की जो वीडियो है वो CSS और PMS दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए है। और ये किस सवाल के जवाब की बात हो रही है? ये बेसिकली इंग्लिश एस्से और प्रेसी के अलावा जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है, ये उस पर पूरा उतरेगी वीडियो। इसमें जो पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो टिप्स बताए जाएंगे, ये बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए है एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर्स। ठीक, आपको पता है कि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 7 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको 4 सवाल पिकअप करने होते हैं। और वो सवाल किस तरीके से आपने लिखने हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कितना टाइम दरकार होगा, कितनी लेंथ होगी, कौन से पेन्स का इस्तेमाल करना है, और हर किस्म की जो डिटेल है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप उसमें हाईएस्ट मार्क्स ऑब्वियसली स्कोर कर सकेंगे। और ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए भी है और ऑप्शनल्स के लिए भी है, क्योंकि ऑप्शनल्स ही वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप हाईएस्ट मार्क्स अगर आप अचीव कर लें तो आपके एलोकेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं वीडियो की तरफ और उन पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। और चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो जनरल टिप्स क्या हैं एक आंसर को लिखने की? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई ऑर्डिनरी आप सवाल की तरह आपने ट्रीट नहीं करना CSS के सवालों को, जिस तरह से आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन यूनिवर्सिटी में भी चल जाता था, जैसा भी लिख लेते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल ना रखा तो उसकी फिर जो पेनल्टी है वो बहुत बड़ी है, सही है। अब ऑब्वियसली हर एक की स्टोरी डिफरेंट होती है, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ हर एक ने CSS की जर्नी में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो किया होता है, डेफिनेट सी बात है। तो जब आप इतना सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, आपका टाइम लग रहा है, ठीक है, पैसा लग रहा है, ऑब्वियसली सब कुछ, ठीक है, एनर्जी लग रही है, तो फिर आप एक स्ट्रक्चर ठीक ना लिखें और फेल हो जाएं या एलोकेशन ना हो तो क्या फ़ायदा? फिर इन सब की मेहनत का क्या फ़ायदा, इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? इसलिए आपने अपनी तरफ से मेक श्योर करना है कि आपका पेपर 100% परफेक्ट हो, ठीक है। आई नो कि परफेक्शन अचीव नहीं हो सकती 100%, लेकिन आप तो अपनी तरफ से 100% पुट करें, ठीक है। और बाकी फिर आपने लीव द रेस्ट टू अल्लाह पाक, बाकी अल्लाह पाक जाने और उनका काम जाने। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको सीट मिल जाएगी, नहीं तो आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि आपने कोई 90% मेहनत की, 10% शायद कर लेते मज़ीद तो एलोकेशन हो जाती। तो ये सारी बातें हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने इसको आम स्कूल या यूनिवर्सिटी के आंसर की तरह ट्रीट नहीं करना, ठीक है। इसको स्पेशल समझेंगे तो ही आप थोड़ा कॉन्शियस होके करेंगे। एक चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। यानी कि पूछा क्या गया है, जो पूछा गया आपने बस उसी पे स्टिक रहना है। ये आप समझ लें कि की टू सक्सेस है। और जहाँ आप इरेलीवेंट हुए तो आप गए काम से। तो पहली जो टिप है वो ये है इन जनरल टिप्स में से कि यू हैव ओनली फर्स्ट 10 मिनट्स टू सेलेक्ट द क्वेश्चन विद रफ आइडिया। यानी कि शुरू के जो 10 मिनट है ना, आपने वो सिलेक्शन में लगाने, क्योंकि सिलेक्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सवाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं, जिस पे रेलिवेंट डेटा आपके पास मौजूद है, जहन में आ रहा है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है। अगर आपको लगता है सारे ही आते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि पूरे पेपर में से ना एक सवाल ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता होता। अक्सर ही ऐसा होता है, ज़्यादातर मैंने तो यही देखा है। एक सवाल ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं आता और बाकी सारे सवालों के बारे में आपको आइडिया होता है। अब बाकी जो नहीं आता वो तो निकल गई ना गेम,
ठीक है। तो जो आते हैं उसमें से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, रफ वर्क की जो जगह होती है यानी कि पेपर के लास्ट में आप जाएं, वहाँ पे आप पेंसिल से थोड़ा लिख लें, पॉइंट्स लिखते जाएं जो भी जहन में आ रहे हैं। तो जिन सवालों के बारे में आप कंफ्यूज हैं, जिनके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स गैदर हो जाएं, आप उसको चूज़ कर लें, बाकियों को फिर आप मतलब कि बाकियों को ना करें चूज़, ठीक है ना। 4 जब आपने चूज़ कर लिए देन फिर आपने उसको अटेम्प्ट की तरफ आना है ऑब्वियसली, ठीक है। और आपके पास एक सवाल करने का जो टाइम है वो होता है 35 से लेकर 37.5 मिनट तक, सही है। यानी कि एक सवाल को अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम दिया तो इसका मतलब है कि आपका दूसरा कोई सवाल जो है वो फिर पिसेगा, ठीक है। यानी कि उसका टाइम फिर आप एक में लगा देंगे और फिर क्या होगा, एक सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा उतना अच्छा नहीं होगा। और यहीं से एग्जामिनर को आपकी नेचर का पता चलेगा कि इसको तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे मिला तो नहीं है, नाम मिलेगा, ठीक है ना। उसको आपके पेपर के थ्रू आपका पता चल रहा है कि इज दिस कैंडिडेट एलिजिबल और नॉट, ये आपका पेपर बताएगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो बराबर आपके सारे सवाल होने चाहिए और आपने टाइम उनको बराबर ही देना है, सही है। और आपने साथ साथ इसका यही फिर हल है कि साथ साथ आप टाइम देखते जाएं पेपर अटेम्प्ट करते हुए। घड़ी आपने लाजमी लेकर जानी है, ठीक है। और रिस्ट वॉच कोई भी अच्छी सी जो चलती हो, डेट्स इट, और कोई शर्त नहीं है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो सवाल की लेंथ है वो 6 to 8 पेजेस तक हो सकती है, ठीक है। और ये पेजेस की बात नहीं हो रही, ये पेज के एक साइड की बात हो रही है, ठीक है। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले मार्क करने हैं वो सवाल, ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा जिसका मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल आपके पास है। तो अटेम्प्ट पहले ही करें, वही करें जो अच्छा आता है सबसे, ताकि एक इम्प्रेशन जो है वो आपका अच्छा बने एग्जामिनर पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, रिमेंबर डेट यू डोंट हैव टू बीट अबाउट द, अच्छा यहाँ पे ना बुश आना है, यू डोंट हैव टू बीट अबाउट द बुश, रीड द सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स आस्क्ड इन अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑल द कीवर्ड्स वन बाय वन। अच्छा, अब बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने असल पॉइंट पे आने की बजाय इधर उधर की इररिलेवेंट बातों का जिक्र नहीं करना, तो सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि ताकि आपकी याद दहानी रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप सिंपली सवाल में क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उसको अंडरलाइन कर लें। जब आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया होगा तो आपको याद रहेगा कि पूछा क्या जा रहा है सवाल में। उसके बाद क्या करना है, डीपली एनालाइज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। मैं पॉइंट नंबर 8 की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि आपने डीपली एनालाइज करना है सवाल को कि क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या बताना है इसमें, ठीक है। रीजंस बताने हैं, इफ़ेक्ट्स बताने हैं, सॉल्यूशंस बताने हैं, या आपने अपना ओपिनियन देना है। उसके बाद आपके आंसर की ओपनिंग किस तरह की हो सकती है, आपके आंसर की ओपनिंग एक आउटलाइन से आप कर सकते हैं। आउटलाइन बाज़ों का तो मेंटोर्स कहते हैं कि आउटलाइन बनाने का टाइम नहीं होता, ये अप्रोच इतनी रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप घर पे पास्ट पेपर कोई सोल्व करने की कोशिश करें पेपर में अपीयर होने से पहले टाइमर लगा के, और इसी तरह हर सवाल को 35 से 37 मिनट दें, तो क्यों नहीं आप आउटलाइन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन से क्या होता है, जिस तरह हम ऐसे में बनाते हैं एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप, मेरे ख्याल से तो आपको बनानी चाहिए आउटलाइन। लेकिन हाँ, मैं ये भी क्लियर करती जाऊँ कि आउटलाइन अगर आप नहीं बनाते किसी सवाल की, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अनपार्डनेबल मिस्टेक है, बल्कि मिस्टेक है ही नहीं, ठीक है। ये एक स्टाइल है सवाल को हल करने का, और हर एक का डिफरेंट हो सकते हैं, और सारी ठीक हैं, सही है। यहाँ मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो इम्प्रेसिव है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो वो वाला होता है जिसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन पे ख़त्म करते हैं वो ख़राब है या वो गलत है, नहीं, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि विच वन इज़ मोर इम्प्रेसिव वे ऑफ राइटिंग एन आंसर, ठीक है। तो इम्प्रेसिव वे तो यही है कि आप आउटलाइन बनाएं, ठीक है। और आउटलाइन में ओब्वियसली जितनी भी आपने हेडिंग्स देनी हैं वो सारी इंक्लूड होंगी, और वो सिर्फ और सिर्फ वही होंगी जस्ट लाइक द एसेज आउटलाइन, जो भी आपसे पूछा गया उसके मुतालिक होंगी। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद एक मज़े की चीज़ ये है कि आपने एक इंट्रोडक्टरी पैरा भी देना है।
इंट्रोडक्टरी पैरा जिस तरह से वो नहीं होता, रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारा वो बताते हैं कि रिसर्च किस बारे में है, कैसे कंडक्ट की गई, क्या रिजल्ट निकला, क्या क्या इसमें स्केल्स यूज़ हुए, सब कुछ। ठीक है, तो मैं मतलब मिसाल दे रही हूँ, लेकिन सवाल के जवाब में आपने क्या करना है, जो आपका असल क्रक्स है ना, ठीक है, जो आप आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपने वो बता देना इंट्रोडक्टरी पैरा में। उसके बाद जितनी भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं, रेलिवेंट हेडिंग्स हैं, आप फिर वन बाय वन वो सारे कीवर्ड्स को उठाएं और एक एक करके अपना जो आपने ओपिनियन दिया है, या ओपिनियन या आंसर जो भी क्रक्स जो दिया है, उसको फिर साबित करें। ठीक है, और वो साबित करने के लिए ऑब्वियसली एक एक कीवर्ड उठाएं और वो साथ में उसको विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस आप उसको हल कर दें। ठीक है, जो भी एग्जामिनर ने आपके सामने स्टेटमेंट रखी है या सवाल रखा है। उसके बाद ये अवॉइड करें आप इंट्रोडक्शन से वो जो कंक्लूजन वाला होता है ना, स्टाइल होता है आंसर लिखने का। मेरा ये ओपिनियन है कि गलत नहीं है वो, ठीक है, लेकिन इम्प्रेसिव नहीं है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि गलत नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि आपको पता है सब ने ही वैसे लिखा होगा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया होगा, कंक्लूजन पे एंड किया होगा, फिर क्या फ़र्क रह गया आपके और उनके पेपर में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बस अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेपर को, और आपने एग्जामिनर के लिए आसानी करनी है, और वो आसानी इसी सूरत में होगी कि उसको एक ही पैराग्राफ में आपका सारा का सारा जवाब मिल जाए। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, मैं यहाँ क्लियर करती चलूँ कि आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है, नहीं। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट होता है, पहले वो लिखा, ठीक है, उसके बाद उसकी डिटेल्स भी हैं, डिटेल्स में उसको साबित करना है, ठीक हो गया। और वो मतलब कुल मिला के आपकी जो एक आंसर की लेंथ है वो 6 से 8 सफ़ों की एक साइड जितनी हो जाए, ठीक है, लीव्स यानी कि उस जितनी हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंक्लूजन मस्ट कंटेन रेपिटेशन ऑफ मेन पॉइंट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि कंक्लूजन में आपका जो मेन एजेंडा होता है आप उसी को रीस्टेट करते हैं, लेकिन विद डिफरेंट स्टाइल। सेम आपके वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे होते। अब बात कर ली जाए कि पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, तो आपने हमेशा ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और इंक रिमूवर भी हो सकता है आपके पास, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि इंक रिमूवर आपने यूज़ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इंक रिमूवर जब आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है, ज़ाहिर है आपको पता होगा कि सफ़े में उस पेज की जो दूसरी साइड होती है ना, जो मतलब उसकी बैक साइड होती है, वहाँ से भी लफ्ज़ मिट जाता है। ठीक है, अब यानी कि एक तो आपने रिमूवर यूज़ किया, वो भी पता चल ही जाएगा एग्जामिनर को डेफिनेटली, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ का जो लफ्ज़ मिट जाएगा, उस बेचारे का क्या कसूर है, ठीक है ना, उस लफ्ज़ का क्या कसूर है। इस वजह से आप ना ही करें, ठीक है। आप प्रैक्टिस इतना करके जाएंगे, आप गलती ना करें, सही है। गलती हो भी जाती है इन केस, तो उसका तरीका ये है कि जो वर्ड गलत लिखा गया है उसके इर्द गिर्द बारीक सी ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट के ऊपर हल्के से छोटे से क्रॉस लगा दें, ठीक है। पूरे उस पर कांटे मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, सोफिस्टिकेटेड तरीके से छोटे से क्रॉस लगा दिए साइड पे, डेट से ना, सही है। एग्जामिनर को भी पता चले कि हाँ भाई तरीके से पेपर हल किया गया है। अव्वल तो ये अच्छा ही नहीं लगता आप कोई भी एरर्स वगैरह करना, लेकिन सारे इंसान है, हो जाती है गलती। अब ऐसा भी नहीं है कि जी हमने रिमूवर यूज़ नहीं करना या कट नहीं करना तो हम गलत लफ्ज़ लिखा रहने दें, नहीं, ऐसे नहीं करें, ठीक है। अगर हो भी जाती है तो नो प्रॉब्लम। फिर जी ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन, ब्लू इंक, ब्लैक इंक और पेंसिल अलाउ है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ अलाउ नहीं है। MCQs और जो दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको एक साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने MCQs फटाफट हल कर लेने हैं पहले, ठीक है, और फिर जल्दी से ना आपने दूसरे वाले यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप है ना उस पर शिफ्ट कर जाना है और उसको सोल्व करना शुरू कर देना है। यानी कि पहले सोच के सारा डिसाइड करके कि कौन सा सवाल आप करने चाह रहे हैं। वजह ये है कि MCQs के लिए आपको पता है आधा घंटा मिलता है, क्या ज़रूरत है उस पर आधा घंटा लगाने की। MCQs तो इस तरह से होते हैं ना कि या तो आपको आते हैं या फिर नहीं आते, सही है। अब उसमें आधा घंटा सोच के मतलब जो चीज़ नहीं आती वो नहीं आती, वो कैसे याद आएगी। हाँ, लेकिन अगर एक दो MCQs ऐसे हों कि जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ आपको भी याद आ जाएगा, आपने कहीं पढ़ा था,
फिर ज़रूर सोच लें, मे बी आपको याद आ जाए, दिमाग थोड़ा उसको चैनलाइज करने में टाइम लगा रहा हो, ज़रूर लगाएं उस पर टाइम, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो नहीं लगेगा ना। सही है। जो आते हैं, जो कंफर्म है, वो तो आप फटाफट उसको 2 मिनट में करके तो वो साइड पे करेंगे। सही है। जिसमें आप थोड़ा सा स्टक हैं वो सोच लें, लेकिन आधा घंटा ना लगाएं, वही टाइम आप सवालों को अटेम्प्ट करने में जो है ना लगाएं, और उसमें तो फिर ज़ाहिर डेफिनेट से आपके मार्क्स आएंगे। और मैं एक पॉइंट बताती चलूँ, बाज़ होते हैं ना कि हम MCQs के जब ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमें कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो हमें एक फीलिंग आ रही होती है, गट फीलिंग आ रही होती है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि अपने इंट्यूशन पे यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वाइब्स आपको गलत नहीं आते हैं। होता ही है कि आपने वो कहीं, जिस तरह से फेसबुक के अगर आपने कोई पेजेस किए हुए हैं CSS से रिलेटेड, लाइक किए हुए हैं, ठीक है, या उसमें आपको पता है डिफरेंट पेजेस पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे होते हैं, या डिफरेंट MCQs आ रहे होते हैं। ठीक है। तो हो सकता है आपने वहाँ कहीं देखा हो, या हो सकता है आपने किसी बुक में देखा हो। अगर दिमाग आपको इशारा कर रहे हैं ना कि ये है, तो ज़रा सोच लें, उस पर थोड़ा यकीन करके देखें। ठीक है। मेरे साथ तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे जो लग रहा होता है वो फिर जब मैं बाद में चेक करती हूँ तो वो होती है चीज़ इन एक्चुअल। तो आप लोग देख लें कि मे बी आपका दिमाग भी इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट कराता हो, क्योंकि एसोसिएशन बन जाती है ना हमारे दिमाग में, जब हम कोई चीज़ देखते हैं वो कहीं ना कहीं सेव रह जाती है। लेकिन स्टिल थोड़ा आप सोच लें, लेकिन आधा घंटा नहीं लगाना, मेन मेन बात ये है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ठीक है। अगर सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआएं दे दीजिएगा। डेट्स इनफ फॉर मी। थैंक यू सो मच।